हेलो एवरीवन, ये यूपीपीसीएस सीसेट के लिए है दृष्टि टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 1 2024 के लिए। तो इसमें हमने रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन देख लिया था। इसमें अब हिंदी वाला और इंग्लिश वाला देखते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसमें देखना है इसमें से कौन सा होगा। अनेक युगों से, अनेक युगों से मतलब कि जो पहले भी था और आज भी है, उसके लिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। समीचीन, समीचीन तो नहीं हो सकता। प्राचीन मतलब कि पुराना। कालांतर मतलब कि काल में अंतर, ये भी नहीं हो सकता। सनातन का जो मतलब होता है वो यही होता है जो पहले भी था और अभी भी है। सनातन का मतलब यही होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए मध्यस्थ कोण। जो पश्चिम और उत्तर दिशाएं, जो दिशाएं होती हैं वो 8 दिशाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर साउथ वेस्ट, और यहाँ पर साउथ ईस्ट हो गया। जो नॉर्थ ईस्ट होता है उसको हम ईशान बोलते हैं। इसके बीच को ईशान कोण बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला जो कोण होगा उसे हम ईशान कोण बोलेंगे, और यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट होगा उसको वायव्य कोण बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वायव्य। इसमें पूछा है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए मध्यस्थ कोण कौन सा हो जाएगा, वायव्य हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। लेकिन और भी बाकी का देख लेते हैं। जैसे साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होगा, उसके बीच को कोण को क्या बोलेंगे, आग्नेय कोण बोलेंगे। और जो साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी जो होगा उसके बीच का जो कोण होगा नैऋत्य बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नैऋत्य। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का जो कोण होता है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। अब इसमें बोला चिरंतन का सही विलोम शब्द कौन सा है। चिरंतन का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, चिरंतन। अब इसका विलोम शब्द जो होगा उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नश्वर हो जाएगा, जो शाश्वत न हो। नश्वर का मतलब होता है जो शाश्वत न हो। तो इसका जो आंसर हुआ ए, फर्स्ट का आंसर हुआ डी, और सेकंड का आंसर सी, और थर्ड का आंसर होगा इसमें ए। आगे यहाँ पर धवल, धवल का विलोम जो होता है वो होता है स्वच्छ। तो स्वच्छ तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि धवल मतलब कि स्वच्छ, स्वच्छ का उल्टा क्या हो जाएगा, मलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है। अब संयुक्त वाक्य जो होता है वो ये होता है, दो वाक्य हों उसमें जुड़े हुए हों, और दोनों ही कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, फ्रीली होने चाहिए दोनों। तो इसमें यही देखना है कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये तो सरल वाक्य ही हो गया। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी नहीं हो सकता। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये स्वतंत्र नहीं है। अब मुझे परीक्षा देनी है और मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो ये संयुक्त वाक्य मतलब कि और से क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, और दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पर ये फ्रीली है, मतलब कि स्वतंत्र वाक्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। 5 का जो होगा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है जो गलत होगी इसमें। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप भी ठीक है, ग्रहणी भी ठीक है, सदृश्य भी ठीक है। जो याग वलक्य है वो इस टाइप से नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है याग व ल क य, इस टाइप से लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 6 का आंसर ए। अब नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सप्तसती, क्योंकि होली भी नहीं होता, मोती भी नहीं होता, शक्कर भी नहीं होता, ये क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। और सप्तसती जो होता है वो होता है तत्सम शब्द। तो 7 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटि, ये त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण के लिए बोला है। तो घृत, घी का जो होता है, घी का तत्सम वो क्या होगा, घृत, इस टाइप से यहाँ पर मात्रा होती है। और जो त्वरित होता है इसका तुरंत होता है। तिक्त का क्या होता है, तीता होता है। और उष्ट का क्या होता है, ऊंट होता है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का पता लगाना है इसमें, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पर क्रिया की कोई भी विशेषता बता नहीं रहा है इस सेंटेंस में। हमें देखना है कि क्रिया की विशेषता कहाँ पर बताई जा रही है, किस वाक्य में। वह काली गाय, इसमें तो यहाँ पर गाय की बता रहे हैं, मतलब विशेष से विशेषण क्या हो गया, काली गाय। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में
क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, हमें क्रिया की विशेषता देखनी है। मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता है, तो खट्टा फल बताया, लेकिन यहाँ पर क्रिया की नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर बोला है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर बोल रहा है पढ़, कैसा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जी जान लगाकर, तो कैसा हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा डी आंसर हो जाएगा। जी जान लगाने के लिए यहाँ पर बोला हुआ है, तो इसका आंसर हो गया डी, नो का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या होगा। अब विकारी विशेषण कौन से होते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उनमें परिवर्तन हो जाता हो। जैसे कि विकारी विशेषण वो होंगे लिंग, वचन और कारक आदि के कारण उनमें परिवर्तन हो जाए, उसी को विकारी विशेषण कहते हैं। अविकारी विशेषण वो होंगे जो हमेशा एक जैसे होंगे, जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, कभी भी हमेशा एक जैसे होंगे, मतलब लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर इसमें बोला है वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी के कारण परिवर्तन हो रहा है कि अच्छी और बुरी, इसी के आधार पर हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, जो 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, इसको देख लेते हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध बताना, इसमें जो गलत होगा, पर्यायवाची जो गंगा जी होती है उनका दूसरा जो नाम होता है वो जानवी भी होता है, ग्रह का सदन भी होता है, मयूर को केकी भी बोलते हैं, लेकिन पानी को पानी नहीं बोलते। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य मतलब होता है दानव, राक्षस। दैत्य का मतलब होता है दानव, राक्षस भी होगा, दानव, राक्षस और निशाचर, लेकिन भूसुर नहीं होगा। भूसुर जो होता है वो ब्राह्मण को बोला जाता है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है भूसुर। लेकिन यहाँ पर जो दैत्य मतलब कि दानव, निशाचर जो रात को जगते हैं, राक्षस, दानव, निशाचर हो गया। तो जो 12 है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 12 का आंसर सी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, उत्पत्ति के आधार पर चापलूस किस प्रकार का शब्द है। जो चापलूस शब्द है ये है फारसी भाषा का शब्द, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। रामायण में कौन संधि है, रामायण, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि राम प्लस अयन, राम, इसको लिखेंगे राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्योंकि राम प्लस अयन, जो अ का डंडा होता है, जो ऐसे अनार होगा वो आगे डंडा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रामायण में दीर्घ संधि होगी। अब यण संधि का इसमें उदाहरण जो होगा वो होगा अत्यधिक, मतलब कि यहाँ पर अति प्लस अधिक, ये हो जाएगा अति प्लस अधिक। अब इसमें जो पूरा तय होता है ये आधा तय में चला जाता है, तो ये क्या होता है, यण संधि का होगा, यहाँ पर यण संधि अत्यधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और 14 का जो आंसर होगा वो भी ए हो जाएगा। 14 का भी आंसर ए होगा और 15 का भी ए होगा। नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ देख लेते हैं, और ये बहुत इजी पैराग्राफ आता है, उसमें सभी के आंसर सही हो जाते हैं, ईजी रहता है। तो यहाँ पर बोला हुआ है, उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। यह न समझो कि केवल धन से उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। यहाँ पर बोला है जो सच्ची उदारता होती है उसमें इस बात का ध्यान देना होता है कि मनुष्य को मनुष्य ही समझा जाना चाहिए। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है, वह यह कि उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान ना माना जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है, एहसान दिखाकर उपकार करना अनुपकार है। तो इसमें जो बोला हुआ है, इसमें जो शीर्षक है वो है उदारता। उदारता को ही लेके ये जो पैराग्राफ है लिख दिया है। तो इसमें बोला है शीर्षक, गद्यांश का शीर्षक क्या है, इसमें उदारता साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 17, गद्यांश के अनुसार उदारता है। जो गद्यांश है, गद्यांश के आधार पर हमें यहाँ पर देखना है, गद्यांश के अनुसार उदारता क्या होगी। उदारता यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, दूसरों के प्रति क्या होता है, उदार भाव रखना होता है। इसका आंसर जो होगा यहाँ पर
बी हो जाएगा, धन के साथ दूसरों के प्रति उदार भाव रखना। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका आंसर ये रहा। एंड इसमें नेक्स्ट है, इसका जो 17 होगा वो होगा बी। 17 का आंसर बी हो जाएगा। और इसमें 18 जो दिया हुआ है, उदार पुरुष जो होता है वो कैसा होता है, उदार पुरुष बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसमें हो जाएगा समाज में सेवक भाव से रहता हो, वही होता है समाज में सेवक भाव से। उदार पुरुष जो होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचार का आदर करता है, ये इसमें दिया नहीं है यहाँ पर ये वाली लाइन, लेकिन यहाँ अगली वाली दे दी है, और समाज में सेवक भाव से रहता है। तो इसमें ये दे दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें सच्ची उदारता का आशय इसमें बोला है कि जो मनुष्य का मनुष्य समझा जाए, जो मतलब मनुष्य है उसका मनुष्य ही समझा जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उदारता की आवश्यकता क्यों होती है। उदारता की आवश्यकता जो होती है, उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए, इसलिए क्या होती है, उदारता की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। पहले आत्मा फिर परमात्मा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है आत्मा मतलब कि पहले अपनी आत्मा, परमात्मा मतलब सब पूरी आत्मा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हथेली पर सरसों नहीं जमता, मतलब कि हथेली इतनी बड़ी है और सरसों का दाना होता है तो वो नहीं जमता। तो यहाँ पर है मतलब कि बात कहते ही काम नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर है, अब जैसे हम बोल देते हैं तो बोलने से काम थोड़ी नहीं हो जाता है, तो उसी के लिए बोला हुआ है। तो 22 का इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, इनमें से सूर्य का अर्थ नहीं है, जो सूर्य का अर्थ नहीं होगा वही हो जाएगा। यहाँ पर कुमकुम भी सूर्य का अर्थ होता है, सिंदूर भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन सुधा जो होता है अमृत का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जो सुधा होता है वो अमृत का होगा, सुधा किसका होता है, अमृत का होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सुधा हो जाएगा। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब जलज, यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर जलज, इसमें कौन सा समास होगा, ये कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और जो बहुव्रीहि समास होते हैं वो होता है जैसे कि कोई शब्द है उसमें जो भी कोई पद प्रधान ना हो, और जो समस्त पद होगा दोनों शब्दों को मिलाकर एक विशेष अर्थ प्रकट हो, एक विशेष अर्थ, उसको पूरा अर्थ को मिलाकर, जैसे कि यहाँ पर जलज है, इसको पूरा मिलाकर एक इसका विशिष्ट अर्थ निकल रहा हो, जैसे कि जलज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बहुव्रीहि समास होगा। वो एक कोई भी पद उसका प्रधान न हो, लेकिन उसका जो समस्त पद होगा पूरा होगा, उसका एक अर्थ होना चाहिए, एक अर्थ दर्शाए, प्रकट हो, तो वही क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन क्या है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है। अब इसमें जो वो समास जिसका उत्तर पद, जो उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, उत्तर पद जो होगा बाद वाला, जैसे कि यहाँ पर इसमें देख लेते हैं, इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय समास महाकवि होगा। मतलब कि बाद वाला जो पद होना चाहिए वो तो विशेष्य होना चाहिए, और जो पहला वाला पद होगा वो विशेषण होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोल रहा है जो कवि है वो कैसा है, महान है, महाकवि हो गया। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इसका आंसर महाकवि हो जाएगा। मतलब कि विशेषण विशेष्य होना चाहिए। वो विशेषण हम पहचानेंगे कैसे, विशेषण विशेष्य, विशेष्य मतलब कि जैसे कि काली गाय हो गई, तो गाय मतलब कि यहाँ पर संज्ञा हो गई। अब काली उसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। अब विशेष्य मतलब कि वो संज्ञा होगी, गाय कैसी होगी, संज्ञा। तो गाय का बताया जा रहा था कि गाय कैसी है, यहाँ पर काली गाय है। और ये क्या होगा, यहाँ पर जिसका उत्तर पद जो होगा वो प्रधान हो, और दोनों पद जो होंगे वो मिलकर परस्पर विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध भी रखते हों। उपमान उपमेय मतलब कि या तो उनकी तुलना की जा रही हो, या फिर वो विशेषण विशेष्य होना चाहिए, उसमें उसकी विशेषता बताई जानी चाहिए। जैसे कि इसमें महाकवि हो गया। त्रिफला मतलब कि ये तो नहीं होगा, गंगा जल भी नहीं होगा, और माल गोदाम भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें इंग्लिश वाला पोर्शन देख लेते क्या है। Education is the process of acquisition of knowledge, skills, beliefs, and moral habits. The main aim of education
is to make people better and to let them develop their own skills and confidence which are needed for their life. इट रिड्यूस, और ये क्या करेगा, जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जो एजुकेशन होगी, जो भी हम चैलेंज को फेस करते हैं उनको भी क्या कर देता है, दूर कर देता है। और क्या करेगा, वो हेल्प्स देम टू लर्न हाउ टू अर्न, और हम किस तरीके से कमाना है उसको भी सिखाता है। द मोर नॉलेज, और ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमें गेन करता है, मतलब प्रदान करता है। द मोर अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर द इंडिविजुअल्स मतलब कि जो व्यक्तिगत होते हैं उनको क्या करता है, ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी खोलता है, मतलब अवसरों को प्रदान करता है। टू अचीव बेटर पॉसिबिलिटीज इन करियर एंड पर्सनल ग्रोथ, और जो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है और करियर होता है उसमें बेटर पॉसिबिलिटीज मतलब कि जो भी अच्छे से अच्छा संभव हो सकता है उसको भी अचीव करवाता है। इट ओपन्स द माइंड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस विच हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इफेक्टिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द वर्ल्ड। और यहाँ पर जो भी मतलब अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस आती रहती हैं हमारे माइंड में, उनको भी क्या करता है, सोल्व करवाने में मदद करता है। एजुकेशन के लिए बोला हुआ है। और क्रिटिकली, जो भी क्रिटिकली प्रॉब्लम्स आती है उनको भी सोल्व करवाता है। बेसिक एजुकेशन इज द मोस्ट एम्पावरिंग फोर्स इन द वर्ल्ड विच क्रिएट्स नॉलेज, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी, एलिमिनेटिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स। और ये क्या करेगा यहाँ पर, ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं। अब यहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन होती है वो बेसिक एजुकेशन क्या करेगी, एम्पावरिंग के लिए फोर्स करती है वर्ल्ड में। और ये एजुकेशन जो होती है वो क्रिएट मतलब उत्पन्न करती है, नॉलेज को करेगी और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने के लिए करती है। एंड ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी, एलिमिनेटिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स मतलब कि जो ओपन्स द डोर मतलब जो हमारे अवसर होते हैं उनका दरवाजे को खोल देती है, और जो भी बाधाएं होती हैं उन सभी को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। इसमें आगे नेक्स्ट बोला हुआ है फॉर चिल्ड्रंस के लिए क्या होगा, इट इज देयर की टू ओपन द डोर टू अ बेटर लाइफ, और बच्चों को क्या करता है, एक अच्छी लाइफ प्रदान करता है। आ चाइल्ड गेट्स द फर्स्ट एजुकेशन फ्रॉम हिज ओन फैमिली, जो अपनी फैमिली होती है यहाँ पर, लर्न्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट एंड गैदर्स मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस, और साथ साथ में क्या होता है यहाँ पर, हम एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अनुभव भी लेते हैं। फ्रॉम द स्कूल, जो स्कूल होता है उससे हम अनुभव भी प्राप्त करते हैं। इट इज अ सोशल प्रोसेस दैट ओकर्स ओनली अ सोशल एनवायरमेंट एंड विदाउट इट, और इसके बिना हम जो सोशल एनवायरमेंट होता है, सामाजिक पर्यावरण होता है, उसका प्रोसेस भी हम सही से नहीं जान पाते हैं इसके बिना। इट नो वन कैन एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, जो एक्सपीरियंस होता है। और अगर हम एजुकेशन ना हो तो इसके बिना हम एक्सपीरियंस अनुभव भी नहीं ले पाते हैं। द रोल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज टू सोशलाइज इंडिविजुअल्स एंड टू कीप सोसाइटी स्मूथ एंड स्टेबल। इट टीच अ चाइल्ड to observe, understand and realize. It teaches us to act decently, to be creative, to develop skills and learn more things about life, so that when the child grows up she uses basic education to build a better quality of life. However, the modern educational system of India is incapable of achieving a humanitarian and peaceful social life। मतलब यहाँ पर बोला है जो एजुकेशन होती है वो किस किस में हेल्प करती है। अब जैसे बच्चे होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है, और जैसे टीच मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, अनुभव कराता है, रियलाइज भी कराता है, और क्रिएटिव मतलब कि हमें क्रिएटिविटी भी सिखा देता है। डेवलप स्किल्स भी होती हैं इससे, जो एजुकेशन होती है। और यहाँ पर मतलब ये जो एजुकेशन होती है ये ह्यूमन एक होता है मनुष्य और एक होता है मानव, मतलब कि ह्यूमन बनाने में भी एक हेल्प करती है। तो इसमें अब यहाँ पर नेक्स्ट अब क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या क्या है। चूज द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग द पैसेज। इसमें इनकरेक्ट बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा जो पैसेज में नहीं है, पैसेज के अकॉर्डिंग सॉरी। तो इसमें बोला है एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। इट इज करेक्ट होगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए यहाँ पर बोला है कि एम्पावर्स करता है मतलब सशक्तिकरण जो इंडिविजुअल्स होते हैं, और प्रोवाइडिंग ये नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा और कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट है इसमें बेसिक एजुकेशन
opens door to career advancement and पर्सनल ग्रोथ। और यहाँ पर क्या करेगा, ये बेसिक एजुकेशन भी उसके दरवाजे को खोल देता है, एडवांसमेंट भी मिलता है और पर्सनल ग्रोथ भी होती है। एंड नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन सर्व्स एज अ की टूल फॉर सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स एंड इंश्योरिंग सोसाइटी स्टेबिलिटी। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि जो सोसाइटी स्टेबिलिटी है उसके लिए बात नहीं की है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, मतलब सी आंसर कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ एक्विजिशन एज यूज्ड इन द पैसेज। मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पर जो एंटोनियम है, एंटोनियम मतलब कि इसका विलोम शब्द, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, एक्वायर करना, एक्विजिशन है यहाँ पर अधिग्रहण। अब अधिग्रहण इसका उल्टा देखना है, अधिग्रहण मतलब कि इसका क्या करना है, एक तरीके से कलेक्ट करना हो गया, मतलब इकट्ठा करना। अब हमें देखना है प्रसार करना, जहां पर भी एक्सपेंशन होना होगा। लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगा, सीख रहे हैं। अब रिटेंशन मतलब क्या होता है, अवधारण होता है, ये भी नहीं होगा। एक्विजिशन का क्या हो गया, ये सिनोनियम हो गया रिटेंशन। अब इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, लागू करना। अब यहाँ पर एमिनेशन का मतलब होता है प्रसार करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। एक्विजिशन का अपोजिट होता है डिसएमिनेशन। अब नेक्स्ट है इसमें 28, द ऑथर सजेस्ट दैट द करेंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम फेल्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहा है जो करेंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है वो मतलब कि अचीव की तरफ को क्या हो रही है, फेल होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या इसके लिए ऑप्शन होगा, जैसे कि कल्टिवेटिंग अ पीसफुल एंड ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये तो करेक्ट होगा। बिल्डिंग नॉलेज एंड स्किल, तो इसका जो होगा आंसर है, इसमें इसकी बात नहीं बोली है, जो कल्टिवेटिंग अ पीसफुल एंड ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 28 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ, इसका पार्ट बताना है कौन सा होगा। जैसे कि यहाँ पर बोला एन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम, मतलब कि एक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है ऑन इंडिया, मतलब कि भारत की एजुकेशन सिस्टम की गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं है। अ क्रिटिकल ऐसे एडवोकेटिंग फॉर रेडिकल रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन, ये भी नहीं, सी भी नहीं। इसमें यहाँ पर डी देख लेते हैं, आप फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज ऑन द रोल ऑफ नॉलेज इन बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी। इसके लिए यहाँ पर बोला है कि ये एजुकेशन जो होती है वो क्या करती है, नॉलेज को बढ़ाती है और जो सोसाइटी होती है उसको बेटर बनाती है। मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, चूज द एंटोनियम ऑफ अ वर्ड ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मतलब ये उसमें भी आया था पैराग्राफ में भी, इसका मीनिंग क्या होता है, बाधाएं। अब इसका उल्टा देखना है। अब ये तो बाधा है, मतलब कि बाधा लगा रहा है, उस पर बाइंडिंग कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स। अब यहाँ पर बाधा मतलब कि अवसर होगा, इसका उल्टा हिंदी में देखे तो अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है अवसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 का ए। अब यहाँ पर और के भी मीनिंग देख लेते हैं जो बाकी के 3 है। सोल्यूशंस मतलब कि हल करना, इम्पेडिमेंट्स, जो इम्पेडिमेंट्स होता है वो भी क्या होता है, बाधा ही होता है, उसका भी मतलब बांधे रखना। और एडवांसमेंट्स जो होता है उसका मतलब होता है प्रगति करना, एडवांस हो रहा है उसका, तो क्या हो जाएगा, एडवांसमेंट मतलब होगा प्रगति। इम्पेडिमेंट्स मतलब इसका सिनोनियम सी हो जाएगा। ये तो सॉल्यूशंस मतलब कि हल करना होता है, इससे कोई लेना देना नहीं हुआ। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि अवसर पैदा करना। तो 30 का आंसर क्या है यहाँ पर, ए है। एंड नेक्स्ट है इसमें 31, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को हम कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे जाएंगे। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, सब्जेक्ट में चला जाता है। और इसमें जो पैसिव वॉइस होगा, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में जा रहा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या होता है, बाई होता है, और ऑलवेज इसमें थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं पैसिव वॉइस कौन सा है। अब जहाँ पर भी बाई आ रहा होगा इसमें तो सीधा सीधा दे रखा है, इसमें हमें
पहचान करना था कौन सा है पैसिव वॉइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई। जिसमें भी बाई हो तो वो कैसा हो जाएगा, वहां पर पैसिव वॉइस हो जाएगा। मतलब कि 31 का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। इसमें भी हमें पैसिव वॉइस ही निकालना है। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और इजी होता है ये वहाँ पर आसानी से हो भी जाते हैं। जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है ना, बस उसको समझना है कि हाँ उसके हिंदी में हमें पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, तो उसका अर्थ निकालना आना चाहिए। इंग्लिश तो हिंदी, और जो भी है उसका एंटोनियम्स उसका हिंदी में एक बार देख लो, फिर उसका हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, इजी आता है वैसे। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बताना है। सी ओपन द विंडो। अब सी ओपन, अब पहले तो इस सेंटेंस को देख लेंगे कि किस में है ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसकी जो पहचान होती है, इसमें होता है जो लास्ट में या ये था, थी, थे आ जाता है, और यहाँ पर इसमें सेकंड फॉर्म होती है। और यहाँ पर अब इसको, हाँ यही होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसको जो चेंज करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमें पहचान पता होनी चाहिए। तो क्या होती है, वॉज वर होती है। उसकी पहचान जो होती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर होती है। जो पहचान की बात करें इसमें, अब पहचान की बात करते हैं तो इसमें होगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वॉज वर तो क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और जो इसकी पहचान होगी रहा था, रहे थे, रही थी हो जाती है। तो अब यहाँ पर वॉज और वर आ जाना चाहिए उस सेंटेंस में, और बाई आ जाना चाहिए उससे पहले। तो यहाँ पर हम देख लेंगे अब क्या हो जाएगा, द विंडो आ जाना चाहिए। द विंडो वॉज ओपन्ड बाई हर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 का आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 33, रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्टली। मिस्टर शर्मा सेड द ट्रेन लीव्स एट 8 AM। अब यहाँ पर जो मिस्टर शर्मा है वो बता रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो ट्रेन है ना वो 8 बजे सुबह की क्या हो जाएगी, चली जाएगी, छूट जाएगी। लीव्स मतलब चली जाएगी, छूट जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमें सूचना दे रहे हैं। अब जहाँ पर भी इन्फॉर्म डाला होगा तो वही हो जाएगा इसका। यहाँ पर ये नरेशन होता है, मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा इन्फॉर्म्ड मी दैट द ट्रेन लीव्स एट 8 AM। मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया, 33 का ए हो गया। 33 का आंसर ए हो गया। और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे।